बेटा ये पेपर वीडियो नजर आ रही है आपको कॉपी? यस मैम। बेटा हमने पढ़ा था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हमने क्या पढ़ा था? रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, दो तरह के। रीनल कॉर्पस्कल में क्या होता है? जहाँ पे ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, और रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है? फिल्टर फ्लूइड वहां से क्या होता है? पास करता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो हमने बात की थी ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल्स की। ग्लोमेरुलस जो होती है वो इसी तरीके से हमने बताया था, ये जो बीच में जो कैपिलरी स्ट्रक्चर होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, और इसके जो बाहर वाला होता है उसे क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद देखो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के अंदर दो आते हैं आपके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ फैनले, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो लूप ऑफ फैनले है उसके अंदर दो आते हैं, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। आ रही बात समझ? आपके डिसेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करें तो मल्टीपल डिसेंडिंग लिम्ब्स मिलकर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट आके किधर जाता है? पिपिलरी डक्ट में। पिपिलरी डक्ट ड्रेन किस में करता है? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स आके ड्रेन किस में करता है? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स आके रीनल पेल्विस में। वो आगे कहाँ ड्रेन करता है? यूरेटर में। यूरेटर कहाँ ड्रेन करता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वहां से यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये बात समझ आ रही है क्लास? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यस हमने ये मैम। बात की थी, ये आपका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये इफ्रंट था, ये एफरंट था। एफरंट वो होता है जो ब्लड लेकर आता है, इफ्रंट वो होता है जो वापस लेकर जाता है। ठीक है, इसमें अगर ये देखा जाए तो ये क्या है आपका? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या था आपका? लूप ऑफ फैनले। ये दोनों मिलके क्या बनाता है? लूप ऑफ फैनले। इसमें ये वाली जो नीचे जा रही थी ये डिसेंडिंग लिम्ब थी, और ये वाली कौन सी थी? असेंडिंग लिम्ब थी। ठीक है, और ये क्या था? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो सप्लाई कर रही है कैपिलरीज, ये जो पूरा ये जो जाल सा बन रहा है इसे हम कहते हैं वेजर रेक्टा, जो लूप ऑफ फैनले के आसपास होगी। और ये जो होगी जो इनकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल की होगी वो कौन सी होगी? पेरिट्यूबुलर पेरिटिब्यूलर। आ रही बात समझ? यस यस मैम। मैम। अच्छा बेटा, आज हम लोग बेटा इसका थोड़ा सा और एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक मार्कर निकाल लूंगी। बेटा आपको लेक्चर समझ आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा बेटा, अब ये देखो, हम लोग अब बात करें कि हमारा जो, अगर थोड़ी सी हिस्टोलॉजी की बात करें, आप लोगों ने आई थिंक हिस्टोलॉजी का भी थोड़ा रिवीजन है, और फिजियोलॉजी में भी आपने ये चीज पढ़ ली हुई है, लेकिन आपके दोबारा रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बेटा देखो, इस तरीके से ये हमारा था वोमेन्स। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ थोड़ा दूसरे कलर से बताती हूँ ताकि आप लोग को मिक्स ना हो। बेटा नजर तो आ रही है ना आपको? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से ये कैपिलरी की जो है ना ये स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। यहाँ से एक आ रहा होता है आपका इफ्रेंट, और ये आ रहा होगा एफ्रेंट। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे याद रखना, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल जो होता है याद रखना बेटा, ये पैराइटल एपिथेलियल का बना होता है। किसका? पैराइटल एपिथेलियल का। ठीक है, अगर आप इसकी बात करो यहाँ पे याद रखना बेटा, जितना भी इंटायर नेफ्रॉन होता है वो आपका सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल का बना होता है। किसका? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, अगर अब हम इसकी बात करें वोमेन्स की, ये जो होती है यहाँ पर, ये यहाँ पे इस तरीके से ये पड़े होते हैं एंडोथेलियल सेल्स। क्या पड़े होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। इस तरीके से इधर भी अंदर पड़े होंगे, इधर भी इस तरीके से पड़े होंगे। समझ आ रही है? अब ये जो सेंटर में जो स्पेस रहती है ना, इसे हम कहते हैं बोमेन स्पेस। क्या कहते हैं? बोमेन स्पेस। आ रही बात समझ? यस मैम। अब ये क्या, यहाँ से वही वाली बात है, फिल्टर करेगा और यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको भी छोड़ दो, इस पार्ट को सिर्फ अपने जहन में रखो। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो हमने ये क्या कहा था, यहाँ पे ग्लोमेरुलस वाला बताया था। ठीक है, अगर अब ये देखें, अब ये होता है कि ये जो ट्विस्ट करके ना इसका जो डिस्टल पार्ट होता है वो यहाँ से यूं, अगर नॉर्मली देखो ना तो ये यूं करके ट्विस्ट करके ना थोड़ा सा यूं करके टेढ़ा होकर इधर पार्ट आएगा। तो वो जो यहाँ का अगर हम उसे क्रॉस सेक्शनल पार्ट लेते हैं ना, तो अगर यहाँ पे देखो तो एक अपरेटस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जस्टा मेडुलरी अपरेटस। क्या कहते हैं? जस्टा, सॉरी ग्लोमेरुलस, सॉरी मेडुलर नहीं, ग्लोमेरुलस कैप्स अपरेटस। ठीक है,
मैम क्या कहते हैं? जस्ता ग्लोम्युरुलर एपरेटस, ठीक है। सिर्फ ये नाम याद रख लेना। इसके अंदर आगे सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं बेटा नजर तो आ रहा है ना आप लोग को? ना नजर आ रहा बताना मुझे। ग्रेन्यूलर सेल, ठीक है, जो रिलीज कर रहे होते हैं रेनिन, ठीक है। फिर एक होते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, जो डिटेक्ट करते हैं किसको? NaCl को। डिटेक्ट किसे करते हैं? NaCl को, ठीक है। और थर्ड जो होते हैं ये एक्स्ट्रा ग्लोम्युरुलर मैसेंजियल सेल्स होते हैं, ठीक है। मैम सेकंड वाले का एक बार फिर से रिपीट कर दें। जी बेटा करने लगी। बेटा देखो, एक होते हैं ग्रैन्युलर सेल्स जो रेनिन रिलीज करते हैं, ठीक है। एक होते हैं मैक्युलर डेंसा सेल्स जो डिटेक्ट करते हैं NaCl, ठीक है। और एक होते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा ग्लोम्युरुलर मेसेंजियल सेल्स। लेकिन बेटा ये इसका कोई काम, इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए इसको एक क्वेश्चन मार्क। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को ना बताने के लिए कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स क्या है, ये इसकी थोड़ी हिस्टोलॉजी में आप लोगों को बता रही हूँ। आ रही बात समझ? यस मैम। यस मैम। पर ये जो मैंने आपको क्या बताया था, ग्लोम्युरुलस। अब याद रखना, ग्लोम्युरुलस के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? उन्हें कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? फोटोसाइट। ठीक है। ये जो एक्चुअल में बेटा अगर देखा जाए तो ये मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। समझ आ रही है? और बेटा इन्हें पोडोसाइट इसलिए कह रहे हैं, जिस तरह आप देखो ना, एक मिनट, इनको पोडोसाइट इसलिए कह रहे हैं, समझो ये एक कैपिलरी है, ठीक है। अब ये याद रखो, इसमें ना वो इस तरीके से फुट लाइक प्रोजेक्शन की शक्ल बनी होती है उनकी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसलिए इनको पोडोसाइट नाम, पोडो समझते ना, पोडो फुट को कहते हैं। आ रही बात समझ? बेटा मेरी बातों की समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। ठीक है। ये फुट लाइक प्रोजेक्शन बनी होती है, जिन्हें इस तरीके से ग्लोमेरुलस में पड़ी होती है, इनको पोडोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि देखो ये फुट की तरह शेप थोड़ी सी बनी होती है। आ रही है बात समझ? यस मैम। यस मैम। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तरह इधर काम कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। ये अगर देख लो बेटा, मैंने आपको बताया था कि इसके सेल्स बताए थे या नहीं बताए थे आपको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड के? मैंने नो मैम। अच्छा, नो मैम। अब प्रॉक्सिमल के याद रखना। ये तो ये हो गया, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये वाली बीच वाली स्पेस थी उसे बोमेन स्पेस कह रहे थे। बोमेन कैप्सूल था जिसमें पैराइटल एपिथेलियल सेल्स थे, ठीक है। ग्लोमेरुलस की बात करें तो उसमें क्या था? पोडोसाइट्स थे। यहाँ पर जो आपका जो ग्लोमेरुलस सेंटर में यहाँ पे जो ट्विस्ट कर रही थी, अगर हमने इसका डिस्टल का कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का लिया क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे जस्टा ग्लोमेरुलस सेपरेटस था, जो कौन क्या क्या जिसमें सेल्स थे, कौन से? ग्रैनुलर सेल्स थे, मैक्युलर डेंसा सेल्स थे, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स थे। जो ग्रैनुलर सेल्स है वो रेनिन रिलीज कर रहे थे, मैक्युलर सेल्स जो थे वो डिटेक्ट करते हैं NaCl, और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स अभी तक अननोन है कि ये एक्चुअल करते क्या है। आ रही बात समझ? यस मैम। अब मैं आती हूँ प्रॉक्सिमल के ऊपर। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड की मैं बात करूं तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो होते हैं ना, वो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल। बेटा ये तो पता ना सिंपल का क्या मतलब होता है? सिंपल है जी बेटा, सिंगल, ठीक है। आ रही बात समझ? क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है? क्यूबॉइड शेप। समझ आ रही है? यस मैम। तो ये क्या होंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? इनके भी अंदर जो है ना वो ब्रश बॉर्डर बने होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो होते क्यों है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना, रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और सेक्रीशन। समझ आ रही है? यस मैम। अब आगे आ जाओ, आपका लूप आ जाती है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की।
डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि ये सिंपल सिंगल स्क्वामस, ये वो उसकी शेप है, और एपिथेलियल सेल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और अगर हम आपकी असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो वो सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल से लो कोलमनर एपिथेलियल सेल्स की तरह होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ? किसकी तरह होंगे मैम? प्लीज। बेटा प्रॉक्सिमल याद रखना, प्रॉक्सिमल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के होते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के होते हैं। अगर हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल से लेके लो कोलमनर एपिथेलियल पाए जाते हैं, इसके अंदर दोनों तरह के सेल्स पाए जाते हैं। आ रही बात समझ? यस। ठीक है, अब जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, उसके दो टाइप के सेल होंगे, टू टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब टू टाइप ऑफ सेल्स में सबसे पहले होते हैं प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। किसके रिसेप्टर्स होते हैं? एडीएच के एंड एल्डोस्टेरोन्स के। ठीक है, और अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें तो वो होते हैं इंटरकलेटेड सेल्स। कौन से? इंटरकलेटेड सेल्स। वो उनका रोल किसमें होता है? होम्योस्टेसिस में, यानी ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए। समझ आ रही है? यस मैम। होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड, होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड पीएच। मैम उनका नाम क्या है? इंटरकलेटेड सेल्स बेटा, इंटरकलेटेड सेल्स और प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स क्या हो रहे थे? उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। किसके लिए? एडीएच के लिए और एल्डोस्टेरोन्स के लिए। जो इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं वो रोल उनका क्या होता है? होम्योस्टेसिस के अंदर, यानी आपके जो ब्लड के पीएच है उसे मेंटेन करना। आ रही बात समझ? यस मैम। ये क्लियर है सबको? मैम एडीएच के साथ साथ किसको? बेटा एल्डोस्टेरोन को। सॉरी, लास्ट एक रह गया, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपका है सिंपल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। आ रही बात समझ? यस मैम। ये क्लियर है बेटा सारों को? यस मैम। एक दफा दोबारा सुन लो, मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना। ये तो बोमैन, ये वाला तो क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं बेटा। इनका क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं और ये रीअब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ब्रश बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, शेप प्रेजेंट होती है। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब में सिंपल स्क्वामस, बेटा म्यूट कर दो, बैकग्राउंड से आवाज वापस आ रही है जिसकी भी है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है। असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल से लो कोलमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसकी बात करो तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तो दो टाइप के सेल्स होंगे। एक प्रिंसिपल सेल्स होंगे जो क्या रोल प्ले कर रहे होंगे? एंजाइम एडीएच के अंदर, एल्डोस्टेरोन्स के अंदर। और इंटरकलेटेड सेल्स की बात करें तो वो रोल प्ले कर रहे थे किसके अंदर? होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो ये सिंपल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं यहाँ पे। आ रही बात समझ? यस मैम। ये सारा हो गया आपका हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक डिजीज की। सबसे पहले किडनी फेलियर की। बेटा किडनी फेलियर किस वजह से होगा? कांस्टेंट डिहाइड्रेशन की वजह से, स्टोन्स की वजह से। सिर्फ कांस्टेंट डिहाइड्रेशन, आप लोग पानी ना पियो और उसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। मैम किडनी मैम पे इफेक्ट बैक्टीरियल होता है ना? से भी जी बेटा, मैम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो जाती है। और मैम यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज की वजह से। बेटा किडनी याद रखना बेटा कि किडनी फेलियर इतना इजी नहीं होता। ठीक है, किडनी फेलियर के मल्टीपल कॉजेज हैं। वो बॉडी शॉक में भी जा सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई जिस तरीके से यूरिन ब्लैक को भी हो सकता है, स्टोन भी आ गया उसने भी ब्लॉकेज की और जिसकी वजह से बार बार यूरिन बाद में आपकी किडनी के एरियाज डैमेज होते रहे। यानी उसमें मल्टीपल कॉज होती है, आप सिर्फ एक कॉज नहीं कह सकते। जिस तरह अभी एक बच्ची ने बोला कि फातिमा ने बोला कि जी वाटर से हो तो फिर तो सारी दुनिया किडनी फेलियर में चले जाए। ये हो सकता है कि बिल्कुल ही पानी मुंह में ना जाए, कतरा भी ना जाए। ठीक है, और उसके बाद को किडनी शॉक में जा सकती है। किडनी शॉक में भी जाएंगे ना बेटा
तो वो एक्यूट फेलियर में जाएगी, ताकि वो अपनी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये नहीं होगा कि टोटल फेलियर में चली जाएगी। आपने सुना होगा बेटा, ये जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं, आपने शायद सुना होगा कुछ एरियाज में कि जो फ्रिजी ड्रिंक्स लोग लेते हैं उनका क्या हाल होता है। कभी कभार एकदम सुना जी फ्रिजी ड्रिंक दी और उसका फौरन जो बंदा जो था ना उसका हार्ट फेल हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी आपको सुनने के लिए मिल जाती है। होता क्या है, एसिडिक नेचर होता है। मैंने आपको क्या कहा था, जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तो आपके क्या होता है, एवरी ऑर्गन हंग्री होता है। याद है ये बात? यस मैम। जब आपका सब ऑर्गन हंग्री होता है तो आप जब ऐसे एसिडिक कंटेंट लेते हो अपनी बॉडी के अंदर तो वो क्या करेंगे, कभी कभार होता है कि जिसकी बॉडी अफोर्ड नहीं करती और उसमें क्या होता है कि जब ज्यादा एकदम लेते हो तो एब्जॉर्ब करना होता है वो एसिडिक कंटेंट, पहले ही एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ होता है, तो वो फेलियर यानी एक्यूट फेलियर में चले जाते हैं। क्योंकि एक्यूट फेलियर का मतलब ये होता है कि उसने अपने हमारे इंसान में अल्लाह ताला ने बनाया कि कोई भी ऐसी चीज जो हार्म देगी तो आप क्या होगा, वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा ताकि वो इंजर ना हो। आ रही बात समझ? ये नहीं होता कि वो कंप्लीट ma'am. फेलियर में चले जाए। जो कंप्लीट फेलियर में जाती है ना या क्रोनिक फेलियर में जाते हैं वो आगे मल्टीपल कॉजेज होते हैं, वो स्टोन्स भी हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन भी हो सकती है, वो रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, कोई इंजरी भी हो सकती है, वो फिर आगे आगे कॉजेज आती है। लेकिन इसके अंदर जहाँ पे किडनी फेलियर की इसकी सिर्फ एक ही नहीं, इसकी बहुत सारी कॉजेज है। आ रही बात समझ? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा बेटा, इसमें याद रखना क्रेटिनिन। क्रेटिनिन नाम सुना है बेटा? यस मैम। क्या होता है क्रेटिनिन? Ma'am, hair protein था। सॉरी, मैम वो Hair जो बालों protein. में होता है। नहीं 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 बेटा, कैरेटिन की बात नहीं करी, क्रेटिनिन की बात करी। मैम ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से? मैम यूरिन के लेवल मतलब पे, मसल्स का। यूरिन में होता है। मसल्स का, गुड शाबाश। कैटिनिन ये जो होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम मसल मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी। समझ आ रही है? होता मसल का मेटाबॉलिज्म से ये बनता है, लेकिन एक्सक्रीट किसने करना होता है? किडनी ने। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आपको कहते हैं कि आरएफटी, आरएफटी होता है, सॉरी, आरएफटी क्या होता है? रीनल फंक्शन टेस्ट। क्या होता है? रीनल रीनल फंक्शन। फंक्शन टेस्ट। बहुत दफा देखा होगा डॉक्टर ने लिखा होगा जी ये आरएफटी, ये टर्म यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट चेक कराओ। तो उसके अंदर आपकी ये वैल्यू सारी डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड। इसमें जो है ना एक वर्ड लिखा होगा आपको नजर आएगा क्रेटिनिन। ठीक है, ये जो क्रेटिनिन वर्ड नजर आएगा ना ये होता है जो जनरेटेड होता है। अगर ये लेवल हाई है तो इसका मतलब है कि किडनी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही। आ रही बात समझ? अब किडनी आ रही है समझ बेटा? यस मैम। अब अगर हमने देखना है कि किडनी के अंदर हमने कि आपकी किडनी फंक्शन सही कर भी रही है तो कि नहीं, उन्होंने एक रेट रखा है जिसे कहते हैं जीआरएफ। क्या कहते हैं? जीआरएफ। यार जीआरएफ का मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या होता है? ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जीआरएफ। आ रही बात समझ? मैम जीआरएफ है, लेकिन जीआरएफ फिल्ट्रेशन का नहीं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर नहीं होगा फिर? मे भी मेरी मिस्टेक हो। जीएफआर, जीएफआर। ठीक है बेटा, यस मैम। इसको बेटा मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। आई थिंक सो कि उन्होंने ये रेट वाला जो वर्ड है ये लास्ट में ले गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जीआरएफ के टर्म से जहां तक मुझे याद पड़ता है जीआरएफ के टर्म है। मैं आपको कंफर्म करके मुझे नेक्स्ट क्लास में याद कराना। ठीक है, अगर ओके। हम जीआरएफ की बात करें, यह रेट है जिसमें किडनी फिल्टर करती है टॉक्सिन ब्लड में से। ठीक है, कि कितना टॉक्सिन निकाल दिया उसने ब्लड में से। मैंने आपको क्या कहा था, किडनी 20 to 25 साइकिल एक दफा आते हैं उसके अंदर ब्लड के। याद है ना वो बात? यस मैम। Yes, अब ma'am. ये जो रेट होता है ये बताता है कि कितना आपकी बॉडी के अंदर से ये फिल्टर हुआ है और कितना नहीं हुआ। आ रही बात समझ? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. अब क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर होता क्या है कि नॉर्मली स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, अगर ये आपका सेशन ओवर हो गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना वेडनेसडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। Okay. पहला देखो, तो सबसे पहले देखो कि अगर ग्रेटर देन या 90 या इक्वल हो आपका जीआरएफ, तो इसका मतलब होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं होंगे पेशेंट के अंदर। ये फिल्ट्रेशन रेट होता है जो चेक कर रहे होते हैं ना। ठीक है,
ये आपका Yes, ma'am. अगर ये रेट की बात करें, जितना रेट कम होता जाएगा उतना किडनी की डिजीज ज्यादा होती जाएगी। आ रही बात समझ? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इस वाले केस में नॉर्मल कह लो कि प्रोटीन थोड़ा बहुत आ रहा होगा यूरिन के अंदर, लेकिन पेशेंट को इतने सिम्टम्स कोई भी नहीं होंगे। तो इसमें हमने सिर्फ डायग्नोज करना होता है कि अभी ऐसे सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं। समझ आ रही है? डॉक्टर के पास जाएगा तो वो एवेल्युएशन नहीं करेगा। समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा होता है 60 से लेके 89 तक जो है लेवल, ठीक है। इसमें होता है, इसमें भी नॉर्मली कोई सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि इसलिए साइलेंट किलर कहते हैं ना बेटा किडनी डिजीज को। Yes, ma'am. ठीक है, कि नॉर्मली इतनी सिविरिटी जब तक वो लास्ट स्टेज पे नहीं आती तब तक इतने नहीं आते। ठीक है, सिम्टम्स। इसमें भी क्या होगा, प्रोटीन यूरिन के अंदर आ रहा होगा, पेशेंट की थोड़े बहुत सिम्टम्स स्टार्ट होंगे, इतनी ज्यादा उसको फील नहीं आ रहा होगा कि मुझे कुछ हो रहा है। वो कह लो कि प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा आना शुरू हो जाएगी यूरिन के अंदर। आ रही बात समझ? Yes, ma'am. ठीक है। फिर आती है एक थर्ड स्टेज, जिसमें हम लोग कहते हैं कि 30 to 59 के लेवल तक होता है। अब 30 to 59 का लेवल ये एक्चुअल में कॉमन है, ये ज्यादातर लोगों में आपको मिलेगा। इसमें कुछ सिम्टम्स होंगे, जिस तरह वही वाली किडनी के जो सिम्टम्स होते हैं, फटीग हो गया, बार बार यूरिनेशन होगी, इस तरीके से पेशेंट जो है ना एडीमा हो गया, थोड़ा बहुत माइनर सा एडीमा आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो है ना फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, तो इसके अंदर फिर एवेल्युएट करना होता है, फिर कंडीशन को क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है कि अच्छा जी अब ये कंडीशन आ गई है, अच्छा अब इसको ट्रीट करो कि मसला चल कहाँ से रहा है। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है? Yes, ma'am. उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में 15 to 29 की वैल्यू। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि कितना रेट कम हो गया है। ठीक है, अब इसमें मार्क्ड आपको नजर आएंगे सिम्टम्स, ज्यादा सिम्टम्स होंगे। अब पेशेंट में क्या होगा, उसकी भूख खत्म होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, उसको ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे होंगे। इसमें इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग डायलिसिस के लिए, कि मे भी अगर और फर्दर काम खराब हुआ तो हम आपको डायलिसिस पे डाल देंगे, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको रेफर कर देंगे। बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. और फिर एक लास्ट स्टेज होती है जिसे फिफ्थ स्टेज कहते हैं, जिसके अंदर लेस देन 15 हो जाता है। अब खुद अंदाजा लगाओ, लेस देन 15 का मतलब होता है नन, ना होने के बराबर। ठीक है, अब इसमें पेशेंट को इचिंग भी होगी, ट्रबल ऑफ स्लीपिंग भी होगी, मेटाबॉलिज्म भी वर्स होगा पेशेंट में, नोजिया, वोमिटिंग, जितने भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, आपको मसल क्रैम्पिंग, क्योंकि जो आपकी पीएच भी मेंटेन नहीं होगी, हर चीज डिस्टर्ब होगी। और ये जो कंडीशन होगी ये क्या है, इसमें या तो डायलिसिस होगा या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। समझ आ रही है? इसके अलावा कोई और हल नहीं होगा। समझ आ रही है? मैम जी बेटा। Yes, ma'am. Yes. मैम वो लास्ट 5 मिनट्स रह गए मैम, मेरा वाइवा रह गया था। ओके ठीक है बेटा। बेटा ये समझ आ गया बाकी आप लोगों को? Yes, ma'am. बेटा अभी सारे Yes, पेशेंट ma'am. लीव कर जाएंगे जब ओवर हो जाएगा सेशन। अगर ये बंद भी हो जाता है बेटा, आप इस दोबारा रीजॉइन करोगे अकेली। ठीक है ओके मैम, ठीक है। बेटा, ये सारों को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. 5 स्टेजेस है, याद रखना। 90 से ग्रेटर होगा तो कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन माइनर कह लो, बहुत ही माइन्यूट लेवल का आपको प्रोटीन, पानी शानी लोगे, चीजें ठीक करोगे तो नॉर्मल हो जाओगे फंक्शन। समझ आ रही है? Yes, ma'am. दूसरी स्टेज थी 60 to 89, जिसमें आपके सिम्टम्स कोई तब भी सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन प्रोटीन बहुत प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो जाएगा यूरिन के अंदर। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज थी जिसमें 30 to 59 थी। इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सिम्टम्स आएंगे, थोड़ा बहुत कह लो कि फटीग, थकावट रहना शुरू हो जाएगी। लेकिन बेटा खुद अंदाजा लगाओ, थकावट से क्या पता चलता है कि किडनी की डिजीज है? पहले ही वो दूसरे डायग्नोसिस में लगे होते हैं कि वो चीज को बॉदर ही नहीं करते, इसलिए ये साइलेंट किलर है, याद रखना। फिर 15 to 29 होते हैं, इसमें ज्यादा सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को फिर प्रिपेयर करना पड़ता है आपको, किसके लिए? डायलिसिस के लिए। उसको बताना पड़ता है भाई तुम्हारे और ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं तो आगे किडनी जा रही है, और आपको किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाना पड़ेगा, या डायलिसिस के लिए। दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और इस स्टेज में तो मस्त है डायलिसिस, इसमें तो कोई और हल ही नहीं है, या तो डायलिसिस कराओगे या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे। समझ आ रही है?